नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और क्यू की रिवीजन सीरीज में ये 9वां लेक्चर है। तो अभी तक आप लोगों ने पीछे के 8 नहीं देखे हो तो देख लीजिए। और अब इसी तरीके से चीजें आएंगी, करंट अफेयर्स आएगा और क्यू की रिवीजन सीरीज आएगी, क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि बहुत लंबी क्लास आप लोगों की ली जाए। तो बने रहिए 9-10 मिनट में। प्रयास यही रहेगा कि 10 से 12 मिनट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जाए, इसके माध्यम से जो आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो आपका रिवीजन न हो पाने की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से, आपसे गलत हो जाता है। तो बस बने रहिए और इधर इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो आप परीक्षा के पहले पहले बहुत ही ज्यादा बहुत से टॉपिक में बहुत सहज रहेंगे। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के है। सुबह आपने देखा ही होगा कि वो हिस्ट्री से लेकर के आया था, शाम को में भी ज्योग्राफी से आ जाए। तो इस तरीके से दिन भर में कई वीडियो आपको मिलेंगे। कुछ बच्चों की तो डिमांड है कि सर 5-6 लाइए। हम भी सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा आप लोग के ला सके उतना लाएंगे। लेकिन चूंकि अभी हम आप लोगों से कल ही के वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि कुछ फैमिली में मेडिकल इशू है, तो इसी वजह से हम घर हैं। तो घर रहने पे तो उस तरीके से काम नहीं हो पाता जैसे आप अब संस्थान में रहें। लेकिन फिर भी संस्थान के लोग वहां से भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम यहाँ से चीजें कर पा रहे हैं। तो बने रहिए, 10 मिनट देखिए अपना वीडियो पहला। और क्लास का जो हमारा टाइम टेबल है वो सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो रात में 9 बजे भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस समय तो 3 टाइम, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और रात में 9 बजे, तो जरूर चैनल पे बने रहिए। तो सबसे पहला हमारा है कि द लिमिट टू द ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। और ब्रंट लैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन आवर कॉमन फ्यूचर जिसे कहा जाता है, ये 1987 में हुआ था। फिर अगला जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में हुआ था। और सबसे लास्ट में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होता है? 1992 में। और ये 4 जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। और करता क्या है, इसमें क्या देता है कि आप एक क्रम में लगाइए कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के तहत ही एजेंडा 21 की घोषणा की गई, जो सतत विकास के लिए एक गैर बाध्यकारी एक्शन प्लान है। तो एजेंडा 21 क्या है? तो सतत विकास के लिए एक गैर बाध्यकारी एक्शन प्लान है, जिसका उद्देश्य वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करना है। तो इसका आप जो है ध्यान रखेंगे। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो धारणीय विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात है, तो वो 2012 में रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया कब था? तो 2015 में। और 17 धारणीय विकास लक्ष्य, जिसे एसडीजी 17 के नाम से जाना जाता है, को वर्ष 2030 तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये जो 17 प्रमुख धारणीय लक्ष्य हैं, इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आइए जल्दी से इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति करना, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्यता से संबंधित, चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा है, पांचवा लैंगिक समानता है, छठा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, सातवां है किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि की बात करता है, 8 नंबर, नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, 10वां है असमानताओं में कमी, 11वां है धारणीय शहरी और सामुदायिक विकास की बात करता है, 12वां कौन सा? तो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन की बात होती है 12वें एसडीजी गोल में। इसी तरीके से 13 नंबर है जलवायु कार्रवाई, मतलब क्लाइमेट एक्शन की बात होती है 13 नंबर में। 14 नंबर है
जलीय जीवों की सुरक्षा, मतलब जल में जीवन की बात होती है 14 नंबर में। इसी तरीके से 15 नंबर क्या है, तो स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थल पर जीवन। 16 है शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं। और 17 है, और अंतिम जो हमारा एसडीजी लक्ष्य है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसी में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि जो एसडीजी 3 है, इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। तो एसडीजी 3 की ये विशेषता है। अब आते हैं विश्व मौसम संगठन की चर्चा कर लेते हैं। तो 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को, और इसीलिए 23 मार्च की जो तिथि है वो विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अगर आप देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे WMO कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, मतलब सारे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, इसका ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे यूनेप कहा जाता है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी केन्या में। कई बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी तरीके से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वो नीरी, जिसे कहा जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में है। और इसका स्थापना वर्ष यदि आप देखेंगे तो 1958 में हुआ था। अगला जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। और ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1976 का 42वां संविधान संशोधन है। मतलब जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन है वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके तहत प्रावधान क्या किया गया है? तो जो आर्टिकल 48 जोड़ा गया, और 48 में क्या है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। कौन? अनुच्छेद 48A। इसी तरीके से अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। तो भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उसमें आप देखेंगे तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित प्रावधान उसमें है। तो ये सब प्रयास किए गए कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब आगे देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। तो एनजीटी की स्थापना आप इतना जान लीजिए कि 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। और 18 अक्टूबर लिखने का मेरा उद्देश्य यही है कि कई बार आयोग ने तिथि ही पूछ लिया है। तो 2010 तो सबको पता होगा, आयोग भी जानता है कि बच्चे जानते हैं, तो क्यों न थोड़ा सा उनको परेशान करने के लिए तिथि पूछ लें। तो आप थोड़ा सा अपनी जो पढ़ाई की जो चीजें हैं तो थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ें, क्योंकि आयोग को फैक्ट कितना प्रिय है ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई थी। और अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो एनजीटी के अध्यक्ष हैं तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत संभावना है कि आपके पीसीएस में पूछा जाए। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पहली बात तो एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल प्रदूषण और निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया था। इसी तरीके से वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया है? तो 1981 में आया है। इको मार्क प्रमाण पत्र
उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हों, और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मतलब BIS द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। तो हरित विकास, जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और आप लोग को पता ही होगा कि WM एडम्स इसके लेखक हैं। इसी तरीके से दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, तो एल्सवर्थ हटिंगटन इसके लेखक हैं। और साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन है, और ये अभी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है, और यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुकुओका, जो जापानी किसान और दार्शनिक थे। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का जो प्रारंभ करता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। और ग्रीन वाश इंगित करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक शब्द बार बार आप लोग देखते होंगे, ग्रीन वाश। तो ग्रीन वाश अभी यूपीएससी में भी पूछा गया, आपके स्टेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये पर्यावरण संरक्षण का जो झूठा वादा करना है, मतलब आप पर्यावरण के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस आप बड़ा बड़ा लक्ष्य बना रहे हैं, मतलब वादे पे वादे कर रहे हैं कि हम इस तरीके की चीजें ला रहे हैं, इतना वृक्षारोपण कर रहे हैं, नदियों के लिए इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखता, केवल आप वादा ही करते हैं, वही है ग्रीन वॉश। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून 1973 से मनाया जाता है। तो इसके मनाए जाने के भी पीछे थोड़ा सा आप जान लें कि स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आप जानते ही होंगे कि जो स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था, तो उसी में निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और कब से मनाया जाएगा? तो 1973 से मनाया जाएगा। और आप देख रहे हो कि 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इस बार जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला जो है पॉइंट, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। तो चलिए, आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और इसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक तो आरओ मेंस को लेकर के, और दूसरा जो हमारा है वो पीसीएस मेंस। और ये पीसीएस मेंस का बैच तो हमारा वर्ष भर चलता रहता है, और चूंकि आरओ की अभी परीक्षा हुई है तो इसका भी मेंस चल रहा है, पहले से भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आप लोग दोनों बैच में से जिसमें भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 730 330 7507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं। सबसे पहला लिंक हमारा है समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, जो @समृद्धि आईएएस ऑफिशियल करके है। तो आप लोग इससे जरूर जुड़ें, क्योंकि हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। साथ ही साथ हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा जो सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। और अगर आप हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप